लंबे मंथन के बाद लिस्ट फाइनल। आला कमान से मिली हरी झंडी। अब सिर्फ शपथ का इंतजार। गुरुवार को कैबिनेट विस्तार। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। शिवराज कैबिनेट विस्तार गुरुवार को होना तय हो गया है। आला कमान से हरी झंडी मिलने के बाद खुद सीएम शिवराज ने यह ऐलान किया, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री का कथन चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा, मंथन से अमृत निकलता है और विष को शिव पी जाते हैं। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो शिव पी जाते हैं। सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। लेकिन शिवराज अपने इस पौराणिक उदाहरण में क्या बयां कर गए? राजनीतिक गलियारों में इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर शिव कौन सा विष पी गए या पीने वाले? क्या मंत्रियों के नामों में उनके सुझाए नामों पर सहमति नहीं बनी? क्या जो शिवराज चाहते थे उस लिस्ट में रद्दोबदल हो गया? आखिर कौन सा हलाहल पीने की बात शिव कह गए? क्या बदली परिस्थितियों में वे जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उसकी तरफ इशारा है? क्या ये संदेश बीजेपी संगठन के लिए है या उनके लिए जो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं और जो छूट रहे हैं? बिल्कुल, मंत्री कल शपथ लेंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा राजभवन के अंदर। उसका टाइमिंग भी आपको जल्दी मिल जाएगा। कितनी संख्या होगी मंत्रियों की? अब वो जो भी है वो कल सामने आ जाएगी। अच्छा, ये जो एक बात कही जा रही थी कि जो एक समायोजन होगा एक अनुभवियों का और युवा नेताओं का, नहीं पहली बार की क्या जो भी है मंत्रिमंडल में, मैंने कहा ना कि समय के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो निर्णय लिया होगा उस निर्णय के आधार पर सारी चीजें कल आपके सामने मंत्रिमंडल के विस्तार में आ जाएंगी। बयान के मायने कांग्रेस भी निकाल रही है। क्या बीजेपी के मंथन से जो विष निकलेगा कांग्रेस उसे अमृत मानकर ग्रहण करेगी? पहली दफे देश के इतिहास में इतने समय बाद मंत्रिमंडल बनने जा रहा है। इसके क्या कारण थे और मंत्रिमंडल बनाने का क्या परिणाम होगा, मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा। मंत्रिमंडल विस्तार हर पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे वक्त में चौथी पारी की शुरुआत की जब देश में कोरोना महामारी दस्तक दे रही थी। कद्दावर नेता सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद वे ही सबको साथ लेकर चलने वाले सर्वमान्य नेता के तौर पर आलाकमान के सामने थे। उपचुनाव भी इसका बड़ा कारण रहा। इस लिहाज से देखें तो मुख्यमंत्री के लिए चौथी पारी सियासी सागर मंथन से कम नहीं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है विस्तार मंथन में अमृत और विष। ये दोनों ही चीज़ें जीवन में सांकेतिक रूप से देखें तो हमें मिलती रहती हैं। अमृत है सफलता और विष को आप कह सकते हैं कि विफलता है या चुनौतियां हैं। शिवराज जी ने हालांकि बहुत सहज रूप से अपनी बात कही है, बहुत ही सहज रूप से उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन शिवराज जी जो भी बोलते हैं, एक तो वो बोलते बहुत तौल कर हैं और जब भी बोलते हैं तो ख़ासतौर से जब वो ऐसा बोलते हैं तो मतलब साफ होता है कि वो मैसेज तो देना चाह रहे हैं। मैसेज उन्होंने किसको दिया? मैसेज उन्होंने शायद अपने उन समर्थकों को दिया या उन साथियों को दिया जो ये मान रहे थे कि शिवराज जी हैं तो कैबिनेट में हमारी जगह पक्की है, क्योंकि हमने अच्छा काम भी किया है, हमने अपना प्रदर्शन भी अच्छा रखा है और शिवराज जी के विश्वसनीय साथी भी हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां सबसे पहली चीज़ है, जैसा बीजेपी क्लेम करती है, नेशन फर्स्ट। और अगर पार्टी में बात करें तो कोई चेहरा नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, पार्टी की रीति नीति और पार्टी के संस्कार सबसे आगे हैं। और शिवराज जी एक ऐसे नेता हैं जो इनको हमेशा सर झुका के स्वीकार करते आए हैं और यही वजह है कि पहले एक शेर, अब वो कमलनाथ जी का जवाब है, कमलनाथ जी को जवाब है, राहुल गांधी को जवाब है, लेकिन वो शेर भी ये कहता है कि हमदर्द बनकर आए थे लेकिन दिल में ज़ख्म देकर चले गए। अब ये हमदर्द, दिल में ज़ख्म, अमृत और विष, इनकी व्याख्याएं तो होंगी, लेकिन इतना तय है कि ये जो चौथा टर्म है शिवराज जी का, ये उनके पहले 3 टर्म ऐसा नहीं है कि वो चुनौतियों से मुक्त थे, लेकिन ये चौथा टर्म कुछ अधिक चुनौतियां और ज़बरदस्त पॉलिटिकल समायोजन से जुड़ी चुनौतियों का साक्षी बना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार ही चुनौती नहीं है, असली चुनौती है मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद
जो परिस्थितियां हैं, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि अभी बैठक चल ही रही है मुख्यमंत्री निवास पर, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, वी.डी. शर्मा साहब, सुहास भगत जी, और जिसमें डैमेज कंट्रोल की जो रणनीति है उस पर विचार हो रहा है। तो तमाम जो पहलू हैं, मंत्रिमंडल विस्तार, विस्तार के पहले, विस्तार के मध्य और विस्तार के पार, इस पर आज हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और उनके साथ ही हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अब्बास हफीज साहब। आज उनके चेहरे पर रोशनी भी है, रोशनी चमक रही है। जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक और कई पुस्तकों के लेखक शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और जुगल किशोर शर्मा अपनी अन्वेषणात्मक दृष्टि, माफ़ कीजिएगा शब्द अगर भारी लगा हो तो, अन्वेषणात्मक दृष्टि का मतलब है कि अपनी भेदी तीक्ष्ण पैनी दृष्टि के साथ निरंतर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी, क्योंकि ये उनकी बीट का हिस्सा है, तो उस पर वो निरंतर दृष्टि अपनी बनाए हुए हैं, जो उनका भी मैं स्वागत करता हूं। पहले एक छोटा सा टिप ऑफ जुगल से लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जुगल, दिन भर का घटनाक्रम और अभी बैठक, अभी आप हैं कहाँ? पीछे सुंदर सड़क का मंजर और पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, कहाँ हैं आप? मुख्यमंत्री निवास के आसपास या किसी 74 बंगले की लोकेशन दिख रही, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री निवास की चमचमाती और अच्छी सड़क है, हरी भरी सड़क है, और अंदर जो इस सड़क के अंदर जब मुख्यमंत्री निवास है सड़क के पार, तो वहाँ ये चर्चा चल रही है कि आखिर जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाएंगे उनको कैसे मनाया जाए। तो ये 4 प्रमुख नेता बैठे हुए हैं और ये 4 प्रमुख नेता डैमेज कंट्रोल की पर चर्चा हो रही है। देखिए, सूची फाइनल हो चुकी है, उसमें कोई काटछाट नहीं होनी है। अब उस सूची के जो साइड इफेक्ट होंगे उस पर चर्चा हो रही है। और अभी जो जानकारी मिली है ताजा अपडेट की, संभव है कि 23 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हालांकि अब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 23 मंत्री मंत्रिमंडल में शपथ ले सकते हैं। लेकिन अभी डैमेज कंट्रोल मुख्य मुद्दा है इस बैठक का, क्योंकि नाम हाईकमान की तरफ से आ चुके हैं, नाम तय हो चुके हैं, संदेश भी कुछ के पास पहुंचना शुरू हो जाएंगे कुछ देर बाद से। मंत्रिमंडल सूची को लेकर अब कोई काटछाट नहीं होनी है, केवल मेहनत इस पे हो रही है कि जो नाराज होंगे उनको किस तरीके से मनाया जाए। शरद जी बिल्कुल बने रहिए। जुगल, आप हमारे साथ। मैं पटेरिया साहब की एक छोटी टिप्पणी लूँगा। पटेरिया साहब, इसमें जो सबसे रिलैक्स जो सेगमेंट है वो सेगमेंट ग्वालियर चंबल का है, जहाँ से आशीष जी आते हैं। वहाँ निश्चिंत मुस्कुराहटें हैं, वहाँ बेफिक्री का आलम है कि हमारी जगह तो तय है और हमें कोई समस्या नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। और वो गुनगुनाते हुए बेफिक्री से अपनी गाड़ियों में बैठे बढ़िया गीत सुनते हुए भोपाल पहुंचने का क्रम निरंतर जारी है। और चर्चा तो ये भी है कि पोर्टफोलियोज़ भी जो हैं वो भी स्पष्ट हो गए हैं, ख़ासतौर से जिन लोगों की मदद से ये सरकार बनी है। निश्चित तौर पर ये पारितोषिक मिलना शायद उनका अधिकार भी है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, मंत्री पद छोड़े हैं, विधायक पद छोड़ा है। पूरे मामले पर आपकी एक विश्लेषणात्मक एनालिटिकल टिप्पणी सर। सरद जी, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कठिन क्षण है। कठिन क्षण इसलिए हैं कि आप बाहर से आए हुए लोगों को बहुसंख्यक में मंत्री बनाने जा रहे हैं, पर्याप्त संख्या में मंत्री बनाने जा रहे हैं। और आपके जो 40-50 साल से दरी उठा रहे थे, आपके झंडे उठा रहे थे, या आपके जो मंत्री थे, आपके नेता थे, उन्होंने कई कद्दावर चेहरे, कई 3-3 बार के मंत्री बाहर होने की स्थिति में हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कठिन क्षण है। लेकिन राजनीति में सब कुछ आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपने सत्ता पाई है, और सत्ता पाई है तो उसकी कीमत भी आपको चुकाना पड़ेगी। इसीलिए अभी जो मुख्यमंत्री निवास में बैठक चल रही है, वास्तव में उन लोगों को मनाने की तरकीबों पर विचार हो रहा है कि किस तरह से लोगों को समझाया जाएगा कि जो आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया है। दरअसल एक खतरा हमेशा सरद जी बहुत बड़ा रहता है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। अगर व्यक्ति सुसाइडल हो गया, उसने कह दिया कि ठीक है, हमारे राजनीतिक जीवन का जो भी होगा वो ठीक है, लेकिन हम आपसे विलग होते हैं, तो फिर बहुत मुसीबत सामने आ सकती है। मुझे लगता है भाजपा ने इसका एक बहुत अच्छा तरह से माइक्रो मैनेजमेंट प्लान तैयार किया होगा कि एक एक व्यक्ति को चेक एंड बैलेंस के हिसाब से कुल मिला के तय किया होगा कि किस तरह से उनको एड्रेस करना है, उनको इशूज को किस तरह एड्रेस करना है। और बहुत संभव है कि उन लोगों को संकेत और संदेश दे दिए गए हों, उनके आकाओं के जरिए, उनके समर्थकों के जरिए उनको बता दिया गया है होगा कि भले ही आप मंत्री ना बन पाएँ, लेकिन आपकी भूमिका मंत्री से कहीं बड़ी होने वाली है। और मुझे लगता है भाजपा
अपने इस मैनेजमेंट में अक्सर कामयाब होती रही है। बिल्कुल ठीक है जुगल, आप मैं देख रहा हूँ एक्टिविटी हैं, आप लगे रहें, आप अपनी एक्टिविटीज़ पर फोकस्ड रहें और हम यहाँ बैठकर विश्लेषण के सिरों को टटोलेंगे। तो आप जो जुगल को हम देख रहे हैं कि उनकी व्यस्त निगाहें निरंतर देख रही हैं आसपास के घटनाक्रम को, और आप ये तय मानिए कि भले ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहिए, लेकिन हमारी दीवानगी भी साहब ऐसे मौक़ों पर खूब अब्दुल्ला की तरह उछलती है, भागती है, दौड़ती है, और हम भी बेचैन और हाँफते हुए दौड़ते रहते हैं कि आखिर कौन बनेगा मंत्री, कितनी जल्दी खबर आप तक पहुंचाएं। तो कभी हम नाचीज़ों की तरफ भी गौर कर लिया करिए चमकते चेहरों के साथ। आप लोगों को लगता ज़रूर है कि चमकते चेहरे हमारे भी हैं, लेकिन चुनौतियां जो उसके पीछे की हैं वो भी हमारे साथ चलती रहती हैं। आशीष जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं सुबह से माननीय शिवराज जी की वो टिप्पणी सुन रहा हूँ आप सभी के माध्यम से, तो जब हम उसको अधूरा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शिवराज जी ने कुछ संदेश देने का प्रयास किया, बल्कि असल वाकया देखें तो मीडिया के मित्रों ने उनसे पूछा कि इस मंथन से विष निकला या अमृत, तो अपनी हाजिर जवाबी से उन्होंने कहा कि अमृत ही निकलता है मंथन से और विष तो शिव पी जाते हैं। तो ये सच्चाई है कि हर पार्टी में एक नीलकंठ होना चाहिए, ना कि दिग्विजय सिंह, जिसके कारण सरकारें गिर जाती हैं। दूसरा विषय, मेरी सहानुभूति कल से कांग्रेसियों के साथ, क्योंकि कल से कम वो बेरोजगार हो जाएंगे और जो वो एक बिल्ली की भांति नजर डाल रहे थे, छीका टूटेगा, उनको समझ में आ जाएगा कि बड़ा एक शक्तिशाली मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश को कल मिलेगा, जो मध्य प्रदेश की अपेक्षा और आकांक्षाओं को समृद्धशाली स्तर तक ले जाने के लिए परिपूर्ण होगा। तीसरा विषय, जो पार्टियां विचारधारा में समृद्ध होती हैं, जो कैडर बेस्ड होती हैं, वहां पर एक सामूहिक नेतृत्व होता है और निर्णय लेने से पहले आपको हो सकता है थोड़ी सी देर हो, चर्चा करके समावेश बनाया जा रहा हो, परंतु निर्णय होने के बाद आपको कोई बात नहीं निकलेगी, ऐसा मैं आपको दावे से कह सकता हूं। दूसरा विषय, देखिए, राजनीति में इस बात का स्वागत करना चाहिए कि अगर पुरानी पीढ़ी के नेताओं के साथ समावेश करते हुए अगर कुछ नई पीढ़ी के नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है हमें संगठन को बधाई देना चाहिए। कल ऐसा तय हो जाएगा कि पार्टी ने एक सही निर्णय लिया है और इसमें सभी जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और काबिल कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया है। मेरी सहानुभूति कांग्रेसियों के साथ, एक विषय उनके पास से कल खत्म होने वाला है। आपके प्रति सहानुभूति का भाव है बीजेपी के मन में। हफीज साहब जी। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आशीष जी ने कहा हम बेरोजगार हो जाएंगे। अरे साहब हुजूर, पूरा मध्य प्रदेश बेरोजगार होता जा रहा है। आपकी जिस तरह की नाकामी सामने आई है उसकी वजह से तो वो नाकामी 100 दिन के बाद मंत्रिमंडल बनने के बाद शायद कुछ दूर हो, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने समझ लिया है कि आपने हमें बेरोजगार करने के चक्कर में पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को बेरोजगार कर दिया। आप इस कोरोना महामारी से जंग जीतने में नाकाम हो गए क्योंकि आप अपने संगठन को साधने में लगे रहे। इनकी अंतरकला, इनका अंतर्द्वंद सामने आ गया। शिवराज जी जैसा हमारे आशीष जी, बहुत काबिलियत है आशीष जी में और बहुत खूबसूरती से संभाल लिया शरद जी उन्होंने। लेकिन ये बात सच है कि अगर हमारे मीडिया के मित्रों ने सवाल किया था कि विष निकला या अमृत, कह देते अमृत, क्या जरूरत थी आगे कहने की विष तो शिव पीते हैं, तो फिर वहां पर बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है। जिसका प्रमाण दिखता है 100 दिन मंत्रिमंडल के बिना गुजारना, मध्य प्रदेश के जिले बिना मंत्रिमंडल के रहे। और एक और बात, ये आशीष जी ने भी कहा कि भाई एक पावरफुल जो कैबिनेट मिलने जा रहा है जिसके अंदर युवा चेहरे होंगे और जो इस लायक है वो होंगे, तो ये भी पहली बार होगा कि आधा मंत्रिमंडल विधायक भी नहीं है, आधे मंत्रिमंडल के सदस्य विधायक भी नहीं होंगे और वो दूसरी जगह से विधायक की छोड़ के आए हुए लोग होंगे, जिससे ये प्रमाणित कल होगा कि सत्ता को किस तरह से हथियाया गया। इतिहास में पहली बार 2 बातें हुई हैं मध्य प्रदेश में जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की जनता ने भुगता है। पहली बात यह है कि मंत्रिमंडल के बिना इतने लंबे समय चलाना, और पहली बार इतने सारे मंत्री बिना विधायकी के बनना जो जनप्रतिनिधि नहीं है शरद जी, उनको भी मंत्री बनाया जाना। ये साफ दिखाता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुबारक हो उनको, बधाई, शुभकामनाएं। हमारी अगर बेरोजगारी की बात है तो बेरोजगारी जनता की दूर हो जाए, हमें इसमें खुशी है। अजीत जी जी बिल्कुल। देखिए, मेरे भाई हैं अब्बास, उन्होंने जो 2-3 विषय उठाए मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले तो देखिए, असाधारण परिस्थिति है, मतलब पूरा विश्व इस समय कोरोना के संकट काल से गुजर रहा है और उस समय राजनीतिक संकट में डालने वाला अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने अपनी सरकार अपने अंतर्द्वंद के कारण गिरा दी। तो इन दोनों का जब समावेश किया तो हमारे लिए 23 मार्च के बाद पहली प्राथमिकता थी
हम कोरोना को संभालें। जहां तक कोरोना को संभालने के विषय में अब्बास भाई ने टिप्पणी की, तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो अपनी सरकारों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार का परफॉर्मेंस राष्ट्रीय मापदंडों पे मिला ले, हम उनसे लाख गुना, रुकिए ना रुकिए, हम उनसे लाख गुना बेहतर दिखेंगे। बीच में ना टोके, बीच में ना टोके, पूरा मौका रहेगा आपके पास, पूरा मौका रहेगा। देखिए, अब आप आंकड़े चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो यूपीए की सरकार है वो भारत की 22% आबादी पर राज्य करती है, और कोरोना के 50% केस और मृत्यु उससे अधिक 50% से आपके राज्यों से आती है। तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने तो 23 मार्च के बाद जो भी किया वो नेशनल एवरेज से बेटर किया, तो हमारी परफॉर्मेंस तो ज्यादा है। बेरोजगारों का जहां तक जिक्र है अब्बास भाई, बेरोजगार तो आपने छले उनको बेरोजगार भत्ते की बात कही और उसके बाद उनको ढोर चरा की आपने ट्रेनिंग दी। देखिए शरद जी, 45 साल में भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो वो भाजपा सरकार में बढ़ी है। ये हम नहीं कह रहे, रिपोर्ट कह रही है। अब दूसरी बात, 15 महीने में हमने ठग लिया, हमने सब कुछ कर दिया, ऐसा आशीष जी का कहना। आशीष जी ने एक बात कही कि कोरोना के आधे आंकड़े हमारे, हाँ हमने सबसे ज्यादा टेस्टिंग करी दूसरे राज्यों में, जो टेस्टिंग में आप सबसे नीचे रहे। गुजरात सबसे नीचे रहा, मध्य प्रदेश पीछे रहा, और उत्तर प्रदेश तो आंकड़े ही नहीं दे रहा। आप मिला लो, अब आशीष जी, आप रिकवरी रेट और फैटेलिटी रेट की बात कर लें, प्रक्रिया को छोड़ के परिणाम की बात कर लें। अगर आप मृत्यु दर देखें गुजरात की बहुत कम आंकड़ों में, अरे आप मध्य प्रदेश की बात आगे की बात करते हैं, खेत की जगह खलियान में क्यों पहुंचते हैं? देखिए इन्होंने फिर कहा एक बात, आशीष जी सुन लीजिए, एक बात ये कही आशीष जी ने, बहुत अच्छी तरह से कह दी कि देखिए इन्होंने अपनी सरकार ऐसे समय में इनकी अंतरकला के चलते सरकार गिर गई। अरे हुजूर, सिर्फ एक सवाल मध्य प्रदेश की जनता का है, अगर हमारी अंतरकला से सरकार गिरी थी तो 10 हमारे बागी विधायकों को, जो अब विधायक भी नहीं है, आप चलिए सर, हम थोड़ा फिर मंत्रिमंडल पे लौटते हैं, मंत्रिमंडल पे लौटते हैं। पटेल साहब, पौराणिक संदर्भों का जैसा आशीष जी कह रहे थे इससे इनकार नहीं कि बहुत हाजिर जवाबी से शिवराज जी ने जवाब दिया, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक और पौराणिक संदर्भ का नाम भारतीय जनता पार्टी में है, विष्णु। अगर शिव विष पीते हैं तो फायदे में कौन रहा, विष्णु रहे क्या? जी, यानी संगठन। जी देखिए सरह जी, वही मैं आपके हाजिर जवाबी के लिए मुस्कुरा रहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा यानी विष्णु दत्त शर्मा हैं, और आपने बहुत ही सरलता के साथ में एक पौराणिक संदर्भों को उनके साथ जोड़ दिया। निश्चित तौर पर संगठन की सर्वोच्चता स्थापित होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कितना पुराना सत्ताधीश हो, कितना खांटी नेता हो, कितना खुर्राट नेता हो, कितने बार का नेता हो, लेकिन संगठन अगर चाहेगा पीढ़ी परिवर्तन और पक्षांतरण तो पक्षांतरण होकर रहेगा। पिछले कई दिनों के जो एक्सरसाइज के बाद में एक चीज़ साफ हो गई है कि कल का जो मंत्रिमंडल है मध्य प्रदेश में एक नए किस्म का मंत्रिमंडल आपके सामने होगा, जो एक रिफाइंड बैलेंस के साथ सारी चीज़ें आपको प्रस्तुत होती हुई दिखाई देंगी। तो वास्तव में विष्णु की सर्वोच्चता यानी संगठन की सर्वोच्चता स्थापित कल भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कर देगी। बिल्कुल। तो हमारी कुछ बात हो रही थी एक ऐसे युवा नेता से जिनके बारे में पूरी संभावना है, महाकौशल से वो आते हैं और वो शपथ लेने जा रहे हैं, ऐसा उनका भी विश्वास है और हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो उनकी बात से मुझे एक अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म का गीत आया, जिसका कोई नहीं उसका तो संगठन है यारों। तो ये आप जो बात कह रहे हैं ये शायद हम देखेंगे गुरुवार को कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे चेहरे जो अपने काम से और अपने व्यक्तित्व से चमकते तो रहे हैं, लेकिन किसी महत्वपूर्ण पद तक, क्योंकि राजनीति में मंत्री पद एक ऐसा पद है जिस पर पहुंचना ख्वाहिशमंद सभी होते हैं। आशीष जी, क्या इस दृष्टि से तो भारतीय जनता पार्टी की ही जय है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि शिवराज जी भी संगठन ही के मानुष हैं और उन्होंने कभी संगठन के आड़े आने की प्रवृत्ति हमने उनकी नहीं देखी है। उनका लंबा करियर रहा है, कई लोगों को शिकायत भी रही है कि वो कई जगह चुप रह जाते हैं। शायद हो सकता है कि कई लोगों को गुरुवार को भी शिकायत हो कि शिवराज जी चुप रह गए, लेकिन शिवराज जी करेंगे वही, क्योंकि उनके भीतर का संगठन में ढला जो सांचा है वो उनको यही कहेगा कि जो बीजेपी कहे चले चलो, गड़े चलो। बिल्कुल ठीक बात है शरद जी। देखिए, परिवार में व्यक्ति का व्यवहार उसके परिवार के संस्कारों पर निर्भर करता है, उसी तरीके से राजनीतिक कार्यकर्ता का व्यवहार उसके संगठन और उसके महापुरुषों ने क्या व्यवहार किया उस पर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी जिस पेड़ से निकल कर आती है, जिसका एक शाखा है, उसमें व्यक्ति नहीं बल्कि ध्वज प्रथम है।
उसमें व्यक्ति नहीं विचारधारा प्रथम है, और आज हम जहां पर हैं उसे पाने के लिए हमें 4 पीढ़ियां खप गई हैं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और शीर्ष नेता भी यह समझता है कि वह सर्वोपरि नहीं है, संगठन सर्वोपरि है। और जब यह निर्णयों से साबित होता है, और आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार, मूर्धन्य पत्रकार इस बात को सराहते हैं, तो कम से कम मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। क्योंकि जिस बात को मैं बार बार कहता हूं कि हम एक कार्यकर्ता आधारित दल है, हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा है, जहां पे संगठन महत्वपूर्ण होता है, वो जब होता हुआ दिखता है तो मुझे भी बेहतर दिखता है। देखिए, हर संगठन में एक नई पीढ़ी को लाने का एक क्रम तय होना चाहिए, व्यक्ति नहीं बल्कि संगठन बड़ा होना चाहिए। नहीं तो जैसे कांग्रेस ने कभी गलती की थी, कांग्रेस के एक अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ, उन्होंने 1975 में कहा था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, और वो कांग्रेस का आज तक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। जब ऐसी गलती, जब एक नेता इतना बड़ा हो जाता है तो लोग गलती करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता छोटा होता है, बल्कि विचारधारा बड़ी होती है और पार्टी बड़ी होती है। हफीज साहब, देखिए संगठन हुआ करता था जब कुशाभाऊ ठाकरे जी हुआ करते थे। अब तो भाजपा के नेताओं से भी कहते हुए सुना कि क्या क्या कुछ नहीं हुआ। आप सबने देखा कितने सारे लोग हैं, सीधी के हों या इधर उधर के हों, जिनको 5-5, 6-6 बार के बार भी मंत्रिमंडल में स्थान सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाया शरद जी कि उनका जैसा अभी हमारे पटेरिया साहब ने कहा था शुरू में, आकाओं के जरिए, तो उनका कोई आका नहीं था और उनको इसलिए उससे दूर रखा गया। आज वही चीज भाजपा के लिए परेशानी बनती है कि संगठन और सत्ता की जो टकराव थी पिछली बार, उसकी वजह से सत्ता भी इनके हाथ से गई थी। ये बचा किसी हाल में नहीं पाए थे। ये भी सबने देखा था कि नाकामी भी कवर नहीं कर पाए थे अपनी, और जनता ने इनके खिलाफ जाके वोट दिया। तब संगठन कहां चला गया था, और आज भी संगठन और सत्ता के बीच टकराव हुआ, जिसकी वजह से 100 दिन मध्य प्रदेश में अकाल की स्थिति रही मंत्रिमंडल के पास। मैं कहूंगा कि अच्छी बात है, संगठन आपका बहुत अच्छा चले, और मध्य प्रदेश के लिए जो अब अल्प समय की सरकार आप बनाई है आपने, वो अच्छे से काम करे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हालात बदलेंगे, तस्वीर बदलेगी, मायूसी के बादल जनता के सामने आए हैं, आसमान को जिन्होंने घेरा है वो हटेंगे और आसमान दोबारा नजर आएगा। हमें भी उस वक्त का इंतजार है और जनता को भी उस वक्त का इंतजार। जी, बड़ा पोएटिक एक्सप्रेशन रहा सर आपका हफीज साहब जी। कुछ सेकंड्स के लिए मैं आपकी तरफ, फिर मैं पटेरिया साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, मेरे कांग्रेसी मित्रों की हालत बड़ी अजीब हो गई है, इनको खुशफहमी भी उधार की पालनी पड़ती है। कांग्रेसी कितने अजीब हैं, आप देखिए कि इनके कार्यकर्ताओं के साथ जब इनकी पार्टी में दुर्व्यवहार होता है तो ये इनके कार्यकर्ता कहते हैं दुर्व्यवहार हुआ, ये कहते हैं नहीं हुआ। जब हमारी पार्टी में वो आ जाते हैं जैसे प्रभुराम चौधरी जी, तो उनके लिए थाली का एक विषय निकाल के कहते हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ, जबकि वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं नहीं हुआ। क्या मेरी पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता कह रहा है क्या कोई आपसी हमारे अंदर कोई अंतर्द्वंद है? नहीं है। तो कांग्रेसी इसको हमारे परिवार का विषय रहने दें। कल शपथ होगी और निर्विरोध होगी, कोई आपके जैसा कहने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आप सकारात्मक मुद्दे, जनता के मुद्दे उठाएं, हमारी पार्टी और हमारे संगठन को छोड़ दें। चौधरी जी का विरोध किया है आशीष जी, किसने किया है? दीपक जोशी जी का भी नाम आया। दीपक जोशी कहते दिखे कि मैं पार्टी के लिए जिताने के लिए तन मन धन से लड़ूंगा। अगर वही आपका दल होता तो कहता कि नहीं मैं हराऊंगा। अरे आपने तो वो मंत्रिमंडल बनाया था मान्यवर कि जिसमें 28 के 28 पूरे कैबिनेट मंत्री थे। चलिए आपने तो 28 के 28 पूरे कैबिनेट मंत्री बना दिए, जिसके वोट से आपकी सरकार गिर गई। पटेरिया साहब एक कवि हैं, अक्सर उनकी पंक्ति मुझे ऐसे अवसरों पर याद आती है और बड़ी दिलचस्प पंक्ति है उनकी। कुंवर बेचैन शायद उनका नाम रहा, और वो फ्यूजन की एक पंक्ति है कि अपने गांव से शहर गया एक युवक जो आधुनिक हो गया है, कोट और पैंट और टाई पहनता है, वो जब गांव लौटता है तो उस कविता में कुछ भाव ये था, पूरी कविता मुझे याद नहीं है, वो कहते हैं कि गांव की नीम की खूंटी से अब मेरी टाई टंगने से टकराती है। अब ये फ्यूजन बीजेपी के लिए कैसा रहेगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि यहां भी नीम की खूंटी भी है और टाई भी है। टाई है एक ऐसा प्रयोग जो सत्ता की दृष्टि से मान्य है, कोई भी पार्टी होती वो उसको स्वीकार करती कि एक सरकार अपने अंतर विरोधों के चलते घिर गई है, कुछ कमजोर बॉलें मिली हैं तो बाउंड्री के बाहर पहुंचाना है, वो पहुंचाया बीजेपी ने। लेकिन इसके साथ वो गीत भी गूंज रहा है, गुरुदत्त साहब का क्लासिक गीत, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम। ये सवाल शायद दीपक जोशी भी पूछेंगे, ये सवाल शायद पवैया जी भी पूछेंगे, ये भंवर सिंह शेखावत भी पूछेंगे, और ये तमाम वो बीजेपी के नेता पूछेंगे कि इस फ्यूजन में हम कहां खड़े हैं। तो ये एक बड़ा प्रयोग है बीजेपी का, जिसका दारोमदार
बहुत समझाइश पर, बहुत प्रेम आग्रह के साथ सबको साथ ले जाने पर टिका है। माफ कीजिए मेरी भूमिका कुछ अधिक लंबी हो गई। जी सर। नहीं सर जी, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं और मैं आपके शब्दों का प्रशंसक भी हूँ, कायल भी हूँ। सबसे बड़ी बात है, एक शब्द अक्सर कहा जाता है कन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर्स, कन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशंस। तो अब कन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल सिविलाइजेशंस का सारा मामला होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की एक धारा मिलेगी, और जब धाराएं मिलती हैं तो प्रयागराज में अगर आपने देखा हो तो गंगा यमुना की जब धाराएं मिलती हैं तो काफ़ी दूर तक दोनों धाराएं एक साथ होने के बाद भी अलग अलग दिखाई देती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस से लोग आए होंगे एक धारा के तौर पर काफ़ी दूर तक आगे जाएंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का दायित्व है कि उनको एक रस करे, उनको यौगिक बनाए, मिश्रण न बनाए, अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करूं। और अगर संगठन ऐसा करने में सफल हुआ तो हिंदुस्तान की राजनीति में मध्य प्रदेश से एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज जरूर जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और प्रयागराज में जहाँ ये संगम होता है वहाँ सरस्वती तो अदृश्य हैं ही, लेकिन यमुना अपने रंग की वजह से बिल्कुल अलग नज़र आती हैं। और जब आप वहाँ संगम में खड़े होकर देखते हैं तो आपको नाविक आपका बहुत अच्छे तरीके से समझाता है, ये देखिए यहाँ रंग गंगा का अलग है और यमुना का अलग है। लेकिन अगर बीजेपी इस तरह चली गंगा और यमुना की तरह तो कठिनाई होगी, क्योंकि यहाँ इनको ऐसे मिलना होगा कि पता ही न चले कि गंगा कहाँ है और यमुना कहाँ है। बड़ी चुनौती है सर। बहुत धन्यवाद आप तीनों पैनलिस्ट का। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।